Hi, this is Ranjit. I'm a master trainer, KPIs in performance management, and certified Jigsaw Discovery Tool. ट्यून इन टेक पावर्ड बाय टाइम ट्रैक्स में और द रंजीत कुमार शो में आज हम दावत देते हैं दानिश साहब को। दानिश साहब बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। ऑलरेडी ये हमारे पास कॉम्पनसेशन बेनिफिट्स में बहुत बहुत ज़बरदस्त। अगर मैं जितने भी पॉडकास्ट उठाऊं और उसकी सबकी व्यूअरशिप चेक करूं तो सर मैं आपके सिर्फ मुंह पे बोलने के लिए नहीं बोल रहा, आप भी खुद देखेंगे। सो आपके जो व्यूज़ है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर एडिंग अ ब्यूटीफुल कंटेंट इन माय शो। मैं चाहूँगा थोड़ा सा मेरे तमाम सुनने वालों को बताएं आप कौन हैं, क्या करते हैं, ओवरऑल जर्नी बता दें, फिर हम अपना हॉट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जी। Thank you so much, Ranjit. Thank you for having me, and thank you for TimeTex. They invited me to be here. My name is Mohammad Danish. I am heading HR at Square One Mall, basically one group. We have multiple businesses, food and beverage, builders and developers, and a mall management company. I've been working in HR since last 18 years, and my core, as you said, compensation and benefit. But I love talent management. I love trainings. So to head the HR of any department or any company, you have to have expert in all the functions of the HR. Yes. It's a must, core you can say. मैं अगर कहूँ कि अगर टोटल एचआर के फॉर एग्जाम्पल जो अभी अज्यूम करते हैं टोटल 6 फंक्शंस हैं फॉर एग्जांपल, उसमें हम थोड़ा टीए ले लेते हैं। टीए के अंदर टैलेंट मैनेजमेंट डाल देते हैं, ओडी को अलग कर देते हैं, लर्निंग एंड डेवलपमेंट ओडी की साइड है, ऑपरेशंस को ले लेते हैं, पेरोल को ले लेते हैं, पेरोल को Compensation benefits पर not कर. एंगेजमेंट थोड़ा इवॉल्व कर रहा है, डाइवर्सिटी इंक्लूजन भी थोड़ा इवॉल्व कर रहा है, वो भी बनने आहिस्ता आहिस्ता। इन 4 5 6 डिपार्टमेंट में से दानिश साहब किस डिपार्टमेंट को कोर ऑफ द कोर समझते हैं कि यार ये तो मस्ट हैव कैटेगरी का डिपार्टमेंट है, ये होगा तो आप सुपर डुपर किस्म के हेड ऑफ एचआर बन सकते हैं। ठीक है जी, लेकिन स्टार्ट करते हैं फाइनेंस से। अगर आपको फाइनेंस के अंदर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग्स में एक्सपर्टीज़ नहीं है और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में आपकी नॉलेज इतनी नहीं है, तो आप फाइनेंस में टैक्सेशन कर लें, कोई भी और फंक्शन में अकाउंटिंग कर लें, पेएबल रिसीवेबल कर लें, सिविल करते रहेंगे साइड में, हेड ऑफ फाइनेंस नहीं बन सकते। नहीं बट सिमिलरली अगर आप कॉम्पनसेशन बेनिफिट में एक्सपर्ट नहीं है, तो आप एचआर के किसी भी फंक्शन का हेड तो बन सकते हैं, बट यू कैन नॉट बी अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट. यानी कि सीएचआरओ लेवल वाली जो कैटेगरी मीट नहीं कर सकते। Exactly. बिल्कुल सही। Or why I'm saying this, because of the thought process involved in HR, because everything involved in related to the money. So when you talk about the reward, when you talk about the retention, then it always comes with the compensation and reward. यार एक मेरा मसला तो हल कर दें यार। मैं 4 5 एचआर के मीटअप्स में या फिर उनके ग्रुप्स में बैठता हूँ, वो सारा दिन आईआर, ईआर, इंडस्ट्रियल रिलेशन, एम्प्लॉय रिलेशन से बाहर ही नहीं निकलते। ये इसकी ये ग्रेवेंस हो गई, उसने ये चीट कर दिया, इसने फ्रॉड कर दिया, मैं इसका केस देखने जा रहा हूँ, देखो मैंने केस कर दिया, मैंने केस जीत लिया। यार इससे वो बाहर ही नहीं आते। क्या यही है हेड ऑफ एचआर का काम, यही हेड ऑफ ऑपरेशन का काम? ये वन ऑफ द जस्ट माइन्यूट फंक्शन है जिसको बहुत हवा बनाया हुआ है। ठीक है, मैं बट तो बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन क्लियर कर दूं कि HR डिपार्टमेंट इज नॉट अ पुलिस स्टेशन. एचआर डिपार्टमेंट इज नॉट अ पुलिस स्टेशन, राइट? ये सबसे पहले जो है ना बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है जो कि ऑर्गेनाइजेशंस या नॉन HR जो पीपल होते हैं उनके जहन में होता है. HR को आप HR की तरह ही रहने दें. और ये जो अभी आपने सारी टर्मिनोलॉजी यूज़ करी, IR, ग्रीवेंस हैंडलिंग और ये सब चीज़ एक बहुत छोटा पार्ट है HR का. मतलब अगर मैं 100 में से नंबर दूं शायद 5%, 5%. ऐसा नहीं है कि इसकी वैल्यू नहीं है या बहुत बड़ी वैल्यू डिफरेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा वैल्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट है. बट आप उसका जो क्वांटम है वो उसको उसी तरह रहने दें जो है एक्चुअली, उसको बहुत बड़ा ना बनाएं. बहुत सारी चीज़ें आपकी काउंसलिंग से हल हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपकी कोचिंग से हल हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपकी कम्युनिकेशन से हल हो सकती हैं, लेकिन आप वो चीज़ करते नहीं हैं. आप फ़ौरन ठक 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 आप FIR काटते हैं और आपने उठ के क्या कर दिया, मैंने इसको शो कॉज नोटिस भेज दिया, इसको मैंने जो है वो बोला है कि मुझे अभी के अभी इस इंक्वायरी का जवाब दो। ये मैं समझता हूँ इससे निकलना पड़ेगा। आइए जी, आप खूबसूरत बात स्टार्ट करते हैं। ये तो हमने थोड़ा सा प्रीएम्बल बांधा आपके साथ। सर एचआर का सबसे बड़े मसले मसाइल के अंदर एक सबसे बड़ा मसला जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, दैट्स अ ब्रेन ड्रेन। लोग पहले चाहते थे कि यार शायद चलो मैं शहर छोड़ दूं, कराची से लाहौर जाते थे, लाहौर बड़ा खूबसूरत शहर है वैसे, लेकिन अब वो मुल्क छोड़ के आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। मसले मसाइल सबको पता है। ये क्या है ब्रेन ड्रेन एचआर के लिए कितना बड़ा
मसला बनने जा रहा है जिसको अभी वो रियलाइज नहीं कर रहा, इसके बारे में अब क्या क्या कमेंट है? अच्छा रंजीत, आपने बहुत अच्छा टॉपिक ब्रेन ड्रेन का लफ्ज़ यूज़ किया और मैं इसको एक अपॉर्चुनिटी लेता हूँ। मैं कैसे लेता हूँ वो भी मैं अभी आपको डिफाइन करता हूँ। एक तो लेट मी शेयर सम नंबर्स विथ यू। 2023 के अंदर अप्रॉक्स 800,000 जो हैं वो लोग छोड़ के गए हैं पाकिस्तान। अगर अगर ये नंबर वाकई रजिस्टर्ड हुआ है तो वो नंबर है, इससे कहीं ज़्यादा शायद। कहीं ज़्यादा भी हो सकता है, ये रिपोर्टेड नंबर हो सकता है कि कुछ और ज़्यादा हो। और अप टू दी अगस्त 24 द नंबर इज़ 700,000। Oh my words. तो ये ब्रेन ड्रेन बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी टैलेंट मैनेजमेंट सफिशिएंट प्लानिंग की ऑर्गेनाइजेशंस को करने की। बट इस नंबर के बाद तो मेरे ख्याल से हमारी एक आई ओपनिंग फिगर्स ये होने चाहिए सबके लिए। Right, right. और ब्रेन ड्रेन का ताल्लुक आपने कहा मैं इसको अपॉर्चुनिटी क्यों लेता हूँ, वो इसलिए कि आपके पास इस वक्त जो नंबर 2 नंबर 3 ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हुए हैं उनके लिए की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। समझे? जहाँ आपके पास एक स्किल सेट का गैप आया, डेफिनेटली जब आपके पास कोई भी लेट्स से फॉर एग्जांपल मिस्टर ए जो है वो हेड कर रहे थे एचआर डिपार्टमेंट और वो माइग्रेट कर गए, अब चले गए पाए। अब आपके पास जो डिपार्टमेंट के अंदर मिस्टर बी हैं, क्या वो इतना स्किलफुल हैं कि वो मिस्टर ए को रिप्लेस कर सके? बिल्कुल सही। नहीं है तो फिर आप दोबारा बाहर ढूंढेंगे। अगर नहीं है तो मुझे पता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं हम किसी लाइबिलिटी को तो प्रमोट नहीं कर रहे। एग्जैक्टली दिस इज बिल्कुल। क्या वो लाइबिलिटी प्रमोट होने के बाद आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ हैविंग पोजीशन फिल्ड आप वो काम तो नहीं करने जा रहे हैं, या वाकई वो आपका मिस्टर बी इतना स्किलफुल है कि वो मिस्टर ए को रिप्लेस कर सके? बिल्कुल सही। तो ब्रेन ड्रेन को मैं अपॉर्चुनिटी इसलिए ले रहा हूँ, वो इसलिए कि जब आपके पास ब्रेन ड्रेन हो रहा है, अगर आपके पास लोग जा रहे हैं, हाँ। एक तो आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन बेहतर होगी, डेफिनेटली आपके पास वो रेमिटेंस आएंगे, वो चीज़ें हैं। बट आपके पास जो नीचे लोग स्टक हुए थे और जो सोचते रहे यार मेरा बॉस मूव करेगा तो फिर मैं ऊपर आऊँगा या फिर मैं किसी दूसरी कंपनी में चला जाऊँ, उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने आप को स्किल्स फुल करें और वो स्किल को गैप को फिल करने के बाद वो उस पोजीशन के ऊपर आएँ। और अगर आपकी कंपनी ने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने अगर अच्छी टैलेंट मैनेजमेंट की हुई है, अच्छी सक्सेशन प्लानिंग की हुई है, तो आपको ब्रेन ड्रेन से फेयरफुल होने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ब्रेन ड्रेन इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर द एचआर। अगर आपने सक्सेशन प्लानिंग एंड टैलेंट सक्सेशन पे तो बड़ी डिटेल में बात करेंगे ना आपसे। अगर आपने सक्सेशन प्लानिंग ठीक नहीं की होगी तो ये आपका सरदर्द नहीं बल्कि डायबिटीज़ या इससे भी बड़ा मसला बन सकता है। और अगर आपने वाकई सक्सेशन प्लानिंग ऐसे की हुई है और लोग आपके इनसिक्योर नहीं है तो परफेक्ट किस्म का काम हो सकता है। छोटे से ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं कि ब्रेन ड्रेन, टैलेंट मैनेजमेंट, सक्सेशन प्लानिंग क्या होगा। दानिश साहब हमारे साथ हैं, करेंगे बड़ी खूबसूरत बात इनसे। थैंक यू वेरी मच। वेलकम बैक टू द रंजीत कुमार शो। ट्यूरिंग टेक पावर्ड बाय टाइम ट्रैक्स में हमारे साथ मौजूद हैं दानिश साहब। दानिश साहब ऑलरेडी बात करें, ब्रेन ड्रेन मसला हो चुका है। मैं प्रिपेयर्ड नहीं था और ना ही अभी मैं प्रिपेयर्ड हूँ। गलती हो गई है मुझसे, ब्रेन ड्रेन हो चुका है। लोगों को तैयार नहीं करवा पाया, ना वो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स में पहले शामिल था, ना कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स में लिखा गया था, ना लोगों ने इसको सीरियस लिया, ना परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में, पर्सनल डेवलपमेंट में लोगों ने उसको इतना सीरियस लिया। वो महज एक ट्रेनिंग प्रोग्राम, हंसी तफरी और तैयारी, मैं तो ये कर दूंगा, वो प्रोग्राम अटेंड किए। उन्होंने कभी सीरियस लेकर उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं किया। मैं मानता हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, एज अ एचआर या एज अ लीडर मुझसे गलती हुई है। व्हाट इज द रेमेडी अगेंस्ट दिस गलती? जी सर। देखें, हर गलती का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है। सोल्यूशन कोविड भी आया, हम तैयार नहीं थे, बिल्कुल ऐसे। और कोविड ऐसे आया कि बिल्कुल पता ही नहीं चला कि हमारे साथ क्या हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वो टाइम भी गुजार दिया। इसी तरह ब्रेन ड्रेन के लिए भी हम तैयार नहीं थे या तैयार नहीं हैं स्टिल, यस, बट हर चीज़ की रेमेडी है, बिल्कुल सर। को रिकवर किया जा सकता है। अभी भी स्टिल बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप ब्रेन ड्रेन के लिहाज से आप उसको रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, पहले ऐसा ऐसा करते हैं कि जगह खाली है। मिस्टर ए हैज गॉन टू कनाडा, मिस्टर बी इज वाज अ रिपोर्टिंग, इज अ रिपोर्टिंग। कैसे पूरी करूं जगह उसकी? मिस्टर ए कहाँ से लाऊं? अब मिस्टर ए तो है नहीं और मिस्टर बी कैपेबल नहीं है। मिस्टर बी, हाँ सही पकड़ा आपने, बिल्कुल सही पकड़ा। मिस्टर बी कैपेबल नहीं है तो या तो मिस्टर बी को वहीं रहने दिया, मिस्टर ए बाहर से लेकर आए। तो बाहर भी तो लोग बाहर भी नहीं है मिस्टर ए, अब क्या करेंगे, प्रॉब्लम हो गई आपके पास। तो अब दो सॉल्यूशंस हो सकते हैं। एक तो आप रिस्क लें, मिस्टर बी को ए पे प्रमोट कर दें, ठीक है। अब कैपेबिलिटी है या नहीं है, दो चीज़ें हैं। विलिंगनेस है या नहीं है, दो चीज़ें। यस यस यस। चलो विलिंगनेस में बात करें। विलिंगनेस पे थोड़ा सा टाइम लगाता है। ठीक है, विलिंगनेस आप उसकी नहीं डाल सकते, नहीं कर थ्रू ट्रेनिंग नहीं डाल सकते, थ्रू कोचिंग नहीं डाल सकते, थ्रू काउंसलिंग नहीं डाल सकते। ठीक है। विलिंगनेस आपके अंदर एक इननेट होती है, आप घोल के नहीं पिला सकते विलिंगनेस।
आप उसकी कैपेबिलिटी बढ़ा सकते हैं थ्रू ट्रेनिंग, थ्रू कोचिंग, थ्रू काउंसलिंग, लेकिन आप उसकी विलिंगनेस उसके अंदर नहीं जगा सकते जब तक उसके अंदर से अपने खुद से नहीं वो चीज़ निकल कर आएगी। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके विलिंगनेस किन एम्प्लॉयज़ के अंदर है। हो सकता है मिस्टर बी से अरे मिस्टर सी आपका विलिंग हो उस ए को रिप्लेस करने के लिए, तो शायद हम सी को भी टेस्ट करें, सी को भी डर। बी पे रिस्क ना लें, बी और सी को बिठाएं, उनमें से जो जिसकी विलिंगनेस है, सीखना चाहता है, कुछ करना चाहता है, ऐसे लोगों पर रिस्क लें रादर देन बी की सिर्फ और सिर्फ फाइलों का पेट भरने के लिए उसको प्रमोट। बिल्कुल ठीक है। तो लेकिन बी को भी आप रिस्क ले सकते हैं उसकी कैपेबिलिटी और उसकी चेक करके, टेस्ट करके कि हो सकता है आपको वो अच्छा एक रिप्लेसमेंट शामिल हो जाए और उसको वो एक्सपोजर ना मिला हो। आप उसको ट्रेन करें, आप उसको वो जो 9 बॉक्स पर भी हम बात करते हैं, आगे आते हैं इसके ऊपर 9 बॉक्स डेट के ऊपर। हो सकता है आप उसको थोड़ा-सा पोटेंशियल उसके अंदर मौजूद है, उसकी परफॉर्मेंस आपको रोटेट करने के बाद और अच्छी मिल जाए और वो मिस्टर ए के ऊपर रिप्लेस हो सके वो। आइए थोड़ी बात करते हैं जी। मैं चाहता हूँ कि मिस्टर बी और ए वाला किस्सा चल रहा है और लोगों की परफॉर्मेंस डेवलपमेंट में बात करते हैं। दानिश साहब, आपके पास ऐसे कौन से टूल्स हैं, ऐसी कौन से आपके पास वेपन्स हैं जिसके थ्रू आप लोगों की परफॉर्मेंस को डेवलप कर सकते हैं, उनकी नॉलेज को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, स्किल सेट को बेहतर कर सकते हैं और उनके अंदर एबिलिटी को ट्रांसफॉर्म करने की जिद्दत पैदा कर सकते हैं और लोगों को बिहेवियर्स ठीक कर सकते हैं। मैं आसान कर दूं इसको, मुझे आप लोगों की परफॉर्मेंस ठीक करने के लिए कसाब बता दे, कसाब के नॉलेज, स्किल, एबिलिटी एंड बिहेवियर्स, हाउ डू डू दैट? बिल्कुल ठीक है। आपके पास एक बहुत अच्छा टूल उसके लिए 9 बॉक्स ग्रिड है, या टैलेंट ग्रिड आप कह लें, टैलेंट मैनेजमेंट ग्रिड कह लें, बहुत सारे नाम आप उसको दे सकते हैं, लेकिन बेसिकली 9 बॉक्स ग्रिड ही हम उसको एचआर में यूज़ कर रहे होते हैं। पोटेंशियल परफॉर्मेंस, आप एक्स एक्सिस के ऊपर उसका परफॉर्मेंस लें, वाई एक्सिस के ऊपर आप उसका पोटेंशियल लें। अब आपको आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए 9 बॉक्स ग्रिड के अंदर कि आपका कौन सा बंदा है जिसका पोटेंशियल ज़्यादा है और जिसकी परफॉर्मेंस कम है, और कौन से बंदे ऐसे हैं या कौन सा कैंडिडेट या कौन सा एम्प्लॉई आपका करंट पूल के अंदर मौजूद है जिसका पोटेंशियल नहीं है लेकिन जिसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। दोनों का ट्रीटमेंट डिफरेंट है। बिल्कुल ट्रीटमेंट डिफरेंट। परफॉर्मेंस कम है, पोटेंशियल ज़्यादा है, ट्रीटमेंट डिफरेंट है। जिसका मतलब डेटा मैप करना पड़ेगा। डेटा मैप करना कर दिया मैप, आइए बात करते हैं। मैप कर दिया डेटा। मेरे पास एक ऐसा बंदा आ गया इस पूरे ग्रिड करने से, क्योंकि सफाया तो होगा। इसमें ऐसा बंदा आ गया जिसका पोटेंशियल में स्कोर 1 है, मींस लोएस्ट, परफॉर्मेंस में स्कोर भी है लोएस्ट। ऐसे लोगों को टर्मिनेशन की तरफ लेकर जाऊं या फिर परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट की तरफ लेकर जाऊं? पहले मुझे इनका जवाब दे। टर्मिनेशन इज़ नॉट अ सोल्यूशन। एवरी टाइम टर्मिनेशन इज़ नॉट अ सोल्यूशन। बिल्कुल सही थी। आप ऐसे लोगों को पीआईपी पे लेकर आएँ, आप उसकी जॉब रोटेशन करें, आप उसकी जॉब एनलार्जमेंट करें, आप उसकी जॉब एनरिचमेंट करें, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये 3 चीजें कर ली। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्शन में बंदा काम कर रहा था, आपने उसको परफॉर्मेंस लगा, हो सकता है उसका दिल ही नहीं हो प्रोडक्शन में काम करने का, उसका दिल पैकेजिंग में करने का दिल करता है। एब्सोल्युटली। आपने उसको पैकिंग डिपार्टमेंट में या उस वो ऑपरेशन डिपार्टमेंट से, हो सकता है वो किसी और मार्केटिंग में जाना चाहता हो, वो एक्सट्रोवर्ट बंदा है, आपने उसको इंट्रोवर्ट काम पे लगा दिया। तो आप उसको पहले तो जॉब रोटेशन करके देखें, हो सकता है वहाँ बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाए, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। अब आपका रह गया पोटेंशियल वाला मसला, हो सकता है जब वो वहाँ जाए तो उसका पोटेंशियल भी और बढ़ जाए, इनहेंस हो जाए। बिल्कुल। एनहांस हो जाए। तो आप कहते हैं कि यार पुलिस स्टेशन की तरह डू एंड डाई नहीं करो, ना करे। आप इसको कह रहे हैं पूरा पूरा केस बनाओ। टर्मिनेशन इज नॉट सोल्यूशन, लेट्स फाइंड आउट बीच का रास्ता, शायद इसको एक मौका दे दें। ठीक है जी। बिल्कुल सही। मौका जब मैंने दिया तो इसका मतलब कोई ना कोई पॉलिसी बनेगी। ऐसा आप चाहते हैं कि मैं पॉलिसी रिवाइज कर दूं, जीरो से पॉलिसी बनाना शुरू कर दूं, तो उसकी चंद अलामात बता दें, क्या ऐसी चीज़ें डालूं कि उस पॉलिसी को सिर्फ प्रोडक्शन वाला नहीं, पूरी कंपनी उसको एक्सेप्ट करे, एग्जीक्यूट करे और मटेरियलाइज करना शुरू कर दे। थोड़ा सा पॉलिसी के बारे में बात करें। देखें पॉलिसी पॉलिसी तो बनेगी, हम पॉलिसी तो बनेगी, और ऐसा भी नहीं हो सकता है कि कोई पॉलिसी बन गई तो आप उसको चेंज ना कर सकते। बिल्कुल सही। कोई भी डॉक्यूमेंट फाइनल डॉक्यूमेंट नहीं होता, आप उसको रिवाइज करें, उसको इम्प्रूव करें, जो भी चीज़ ऑर्गेनाइजेशन की बेहतरी के लिए ज़रूरी है आप वो करें। ठीक है, तमाम लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी नहीं है कि आ भी जाए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिपार्टमेंट होगा जिसको एक्सेप्टेबल नहीं होगा, बट इन लार्जर पिक्चर ऑर्गेनाइजेशन के हक में जो बेहतर हो वो करना चाहिए। डेफिनेटली आप उसके लिए क्या टूल्स हैं और क्या करें, उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप कुछ ना कुछ उसकी पीआईपी या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का एक चार्ट बनाएं। चार्ट बनाए। सही। आप उसको जॉब रोटेशन करके देखें, 1 to 2 मंथ, 3 मंथ के हो सकता है उसकी, जैसे आप एम्प्लॉय को हायर करते हैं, आप प्रोबेशन पीरियड रखते हैं ना 3 मंथ्स। बिल्कुल सही। बिल्कुल। प्रोबेशन पीरियड आप इसलिए रखते हैं कि आप उसको एवेल्यूएट कर सकें 3 मंथ्स के अंदर वो कंपनी में कंफर्म होने के बाद परफॉर्म करके आगे जाएगा या फिर एग्जिट होगा। ये बिल्कुल सही, जबरदस्त। 3 मंथ्स का टाइम देते हैं, और आप 3 मंथ्स में भी अचानक उसको
तीसरे महीने के 90th डे पे आके नहीं बोलते कि जी अल्लाह हाफिज़ चले जाओ। वीकली फीडबैक, 15 दिन का फीडबैक। फीडबैक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो सकता है आपको 1 मंथ के बाद उसको फीडबैक देना पड़ेगा कि जी जो आप काम कर रहे हो वो ठीक नहीं है, हमारी एक्सपेक्टेशन आपसे डिफरेंट है, कि डायरेक्शन ठीक कर। उसकी डायरेक्शन ठीक है। हो सकता है वो गलत डायरेक्शन में जा रहा हो, आपने उसको सही किया, अब उसके बाकी के 2 महीने पोटेंशियल परफॉर्मेंस वाले बन गए। तो इसी तरह जब आप उसको किसी को रोटेट करके किसी जॉब रोटेशन पे चेंज करके डालते हैं तो कंटिन्यूस फीडबैक बहुत ज़रूरी है। एब्सोल्युटली, कंटिन्यूअस फीडबैक बहुत ज़रूरी है। फीडबैक के बाद मैं आपको थोड़ा-सा, जब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो एक वर्ड यूज़ करेंगे, फीड फॉरवर्ड। फीड फॉरवर्ड पे भी हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटा-सा ब्रेक लेने से पहले मैं चाहता हूँ एक सवाल कर लूँ, फिर यहीं से अपना सिलसिला शुरू करते हैं। मैंने ये सारी एक्सरसाइज की जो आप कह रहे हैं, रोटेशन कर दी, जॉब एनरिचमेंट की भी मैंने बात कर दी, एनलार्जमेंट की बात कर दी, एक्सेप्टिंग मैनेजर इसको लेने के लिए तैयार नहीं है, उसको भी मना दिया, ठीक है, बहुत बड़ा काम कर दिया। रिलीजिंग मैनेजर कह रहा है कि बाहर निकालो इसको, ठीक है, उसका मसला भी हल कर दिया। मसला आया जब मैंने टेस्ट किया ना थोड़ा, ऐसे शख्स के अंदर स्किल तो बहुत जबरदस्त था, विल ही नहीं है आगे बढ़ने का, क्या करूं? अच्छा जी, विलिंगनेस नहीं है जैसे हम स्किल बहुत है कि हाँ, स्किल बड़ी परफेक्ट है, लेकिन परफॉर्म ही नहीं करूंगा। स्किल है, स्किल टेस्ट के सब आता है, विल 0। मतलब अगर मैं बात करूं, स्किल 3 आउट ऑफ 3 है, विल 0 आउट ऑफ 3 है, क्या करूं? बिल्कुल ठीक है। जैसे हमने पहले कहा, विलिंगनेस आप किसी को घोल के नहीं पिला सकते, बट बढ़ा ज़रूर सकते हैं, थोड़ी-सी अवेयरनेस दे सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया। कोचिंग, काउंसलिंग और उसके साथ कम्युनिकेट करें, कम्युनिकेट, ताकि वो हमारे उस पेज पे भाग इस सके। पर आ जाए। हो सकता है वो आपसे कुछ और शेयर करे और कुछ और करना चाहता हो, वो नहीं बता रहा हो डर की वजह से कि पता नहीं मुझे बोलेंगे और जॉब भी मेरी एग्जिट ना हो जाए। बिल्कुल सही, कोचिंग काउंसलिंग के अंदर उसकी कोई चीज़ निकल कर आ सकता है पोटेंशियल कि वो कुछ और करना चाहता है। बिल्कुल ठीक है। तो आप उसकी विलिंगनेस इस तरह बढ़ा सकते हैं कि आप उसको कोचिंग और काउंसलिंग के थ्रू उसको सही रास्ता दिखा सकते हैं कि क्या चीज़ है, और उसके बाद फिर आप उसको थोड़ा सा पेनलाइज कह लें या उसको थोड़ा सा दूसरी साइड पर ले जा सकते हैं, रेप्रीमेंड कर लें, या आप उसको एग्जिट का रास्ता दिखा ज़रूर दें कि भाई अगर विलिंगनेस भी नहीं बढ़ाओगे, स्किलफुल हो और अगर विलिंगनेस नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि ही डजंट वांट टू वर्क। जबरदस्ती। मैं चाहता हूँ एक और पूछ लेता हूँ, फिर ब्रेक लेते हैं, ठीक है जी। एक ऐसा टकरा गया जिसका स्किल जो है वो नील बट्टे सन्नाटा है, 0। उसी आदमी में अब विल नहीं है सीखने की, लेकिन कंपनी के स्ट्रक्चर में मौजूद है। ठीक है, विलिंगनेस भी नहीं है, स्किल भी नहीं है। स्किल खत्म हो गई, मतलब ऑब्सोलीट हो गई थी, उस जमाने के हिसाब से थी, अब इसने अपग्रेड नहीं किया, मेरे सिस्टम के हिसाब से ऑब्सोलीट आदमी है, ठीक है, 0 हो गया, और इसका जो विल है वो भी 0 है। ऐसे आदमी का क्या करोगे? तो टर्मिनेशन बंद करवा दे सर, टर्मिनेशन मैं कहता हूँ करवा दे इस बंदे का। आखिरी चांस दे दें, लास्ट चांस दे दें, और ज़्यादा नहीं दें, थोड़ा सा टाइम दें। थोड़ा सा कितना टाइम? कोई एक नई स्किल उसको सिखाने की कोशिश करें, कोई एक आध नहीं हो सकता है उसको कहीं वो चीज़ हो, उसके बाद भी अगर वो स्किल भी नहीं है, विलिंगनेस भी नहीं है, तो डेफिनेटली फिर आपको एग्जिट डोर दिखाना पड़ेगा। एग्जिट रोड, बिल्कुल सही जी। अभी मेरे 2 और सवाल रहते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ट्यून इन टेक पावर्ड बाय टाइम ट्रैक्स में आज हमारे साथ मौजूद हैं दानिश साहब। बड़ा ज़बरदस्त सिलसिला चल रहा है, आखिरी सेगमेंट की तरफ जाएंगे और इनसे पूरा पूछेंगे 9 बॉक्स की इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, और इनसे पूछेंगे सक्सेशन प्लानिंग करते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और क्या ट्रेडिशनल मैथड्स हैं, क्या एक मॉडर्न मैथड बन सकता है, क्योंकि जेन ज़ी भी तैयार बैठी भी है कंपनी में आने के लिए। अल्फ़ा मार्केट में अभी आई नहीं है, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, उनके हालात मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, इन गुनाहगार आंखों से उनका काम करते देखा है, उसकी भी थोड़ी बहुत बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। वेलकम बैक टू द रंजीत कुमार शो, ट्यून इन टेक पावर्ड बाय टाइम ट्रैक्स में। आज हमारे साथ मौजूद है दानिश साहब। दानिश साहब से बात हो रही है सक्सेशन प्लानिंग पे और 9 बॉक्स ग्रिड पे ब्रेन ड्रेन की। ऑलरेडी हमने वीडियो नंबर 1 में बात की है। दानिश साहब, ऑलरेडी मैंने आपके स्किल के हवाले से सवालात किए। एक ऐसा बंदा में जो टकरा जाए जिसकी विल के नंबर 3/3 है, मतलब सीखना चाहता है, स्किल जो है वो क्या है सर, उसकी 0/3 है, मतलब मंकी आदमी है, को बहुत कुछ करना चाहता है लेकिन कुछ करने को नहीं है। ऐसे आदमी के लिए आप क्या करेंगे? ये तो बड़ा आसान सोल्यूशन है इसका तो मतलब विलिंगनेस है, हाँ, विलिंगनेस है, हाईएस्ट नंबर है उसका, और स्किल नहीं है। स्किल 0 है। ट्रेन करें उसको, उसके स्किल्स इन्हेंस करें, चलें जी, ट्रेन कर लिया, और क्या करो? ट्रेन करें, उसके बाद उसको डेवलप करें। डेवलप कर दिया। डेफिनेटली खाली ट्रेनिंग नहीं है, आगे फ्यूचर के लिए डेवलप करें, क्योंकि आपका विलिंगनेस उसकी हाईएस्ट है।
आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो बहुत पोटेंशियल एम्प्लॉई प्रूव हो सकता है इन फ्यूचर। तो आप उसको ट्रेन करें, आप उसको डेवलप करें फ्यूचर के लिए, और उसके बाद अभी करंटली उसको कहीं ना कहीं कोई ऐसा जॉब रोटेशन करके प्लेस करें कि वो डेफिनेटली वो काम आपका। चलिए जी, जॉब भी दे दी, प्लेस भी कर लिया। लेट्स टॉक अबाउट स्मार्ट ऑब्जेक्टिव फॉर दीज पीपल। ठीक है जी, एक हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि ऐसे बंदे को हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। ऐसे बंदे को कहते हैं कि टू इंक्रीज, ठीक है जी, टू इंक्रीज फॉर एग्जाम्पल HR का बंदा, टू इंक्रीज द HR एक्यूमेन। ठीक है जी, HR एक्यूमेन इन एटलीस्ट 3 फंक्शंस। ये हमने क्या कर दिया, इसका एक ऑब्जेक्टिव बना रहेगा। अब ये जो इंक्रीज करना है, इसकी हम KPI बना लेते हैं। ठीक है जी, आप क्या समझते हैं कि इसकी KPI क्या होनी चाहिए? कुछ भी नंबर है, फिर हम बात करते हैं इसकी क्या KPI बननी चाहिए आपके साथ। सबसे मेन चीज़ तो डेफिनेटली सारे फंक्शन जैसे इंपॉर्टेंट हैं, अभी हमने कहा तो 3 फंक्शंस, 3 फंक्शंस। इसकी वो बनाए, वो प्रोग्राम बनाए, क्या बनना चाहिए? नंबर 1 रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट, ठीक है जी। डेफिनेटली टैलेंट एक्विजिशन या रिक्रूटमेंट किस तरह कैंडिडेट एम्प्लॉइज जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में इन हो रहे हैं उसको पता होना चाहिए, बिल्कुल सही। एक प्रोसेस पता होना चाहिए उसको। नंबर 2 कॉम्पेन बैंड, डेफिनेटली उसको कोर एटलीस्ट बेसिक चीज़ें पता हो पेरोल की, कॉम्पेन बैंड की, ताकि वो एक स्किलफुल एम्प्लॉय बन सके HR के लिए फ्यूचर में। थर्ड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, बेसिक ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन, टाइम मैनेजमेंट की एटलीस्ट उसको नो हाउ हो, TNA का पता हो, सही। और ट्रेनिंग का बेसिक पता हो। तो ये आप 3 उसके KPI सेट कर दें, एक महीने के अंदर आप उसको रिक्रूटमेंट। टोटल टाइम फ्रेम कितना दूं फिर मैं इसको? पूरा ये तो 2-3 जो आपने डिपार्टमेंट में, टाइम फ्रेम कितना दूं? 3 मंथ। 3 मंथ्स ही दिया, टाइम फ्रेम 3 मंथ्स हुआ। और अगर मैं कहूँ कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द KPI, वो कौन होना चाहिए? डेफिनेटली हेड ऑफ HR। यस, हेड ऑफ HR, एक्सेलेंट। यहाँ पर ना ओनरशिप लेने के लिए सबको मौत पड़ती है सर। ओनरशिप लेने की जब बात करो, कहता मैं क्यों करूँ, ये तो लड़का है, ये खुद सीखेगा, खुद काम करेगा। ये क्या बात कर दिया आपने? देखें, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हेड, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लीडर। ये से तो इस पूरे केस के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द बिगेस्ट थिंग ना। वो लड़के की नहीं है, वो नया बच्चा है, या उसको काम नहीं आता, विलिंगनेस से काम नहीं आता। इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गाइड हिम एटलीस्ट अ ईयर। 3 महीने में हम काम सिखाया, बड़ा जबरदस्त है जी। एक और मेरे पास टैलेंट है जी, जिसके पास विल बहुत हाई है, स्किल भी बहुत हाई है। क्या करूं इसके साथ? ये तो आप इसको सेक कर रखें, जैसे अल्फाज यूज़ होता है ना, इसको आप डेफिनेटली आपका ये स्टार परफॉर्मर है, 3/3 के अंदर आपके ग्रेड में आ रहा होगा ये। और उसके बाद आप इसको जॉब रोटेशन करके दूसरी जगह पे नहीं डालें, इसको जहाँ ये काम कर रहा है उसको और एक्सेल करने, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ाएं, बढ़ा दें और उसके बाद इसको रिवॉर्ड भी करें। और उसी हिसाब से कॉम्पनसेशन। एग्जैक्टली, रिवॉर्ड भी करें, अदरवाइज फिर ये या तो आपका ब्रेन ड्रेन की तरह या तो बाहर मुझे लगता है वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस टैलेंट है ये भाग गया ना, फिर दोबारा से एक्सरसाइज करनी शुरू पड़ी। बड़ी कॉस्ट है इसकी। एक मेरे पास बॉक्स है, मैं बॉक्स को दोबारा इस पे करूंगा। एक मेरे पास बंदा आता है जिसको बोलते हैं 2x3 बॉक्स, एक को बोलता है 3x2 बॉक्स। मैं इनका पहले मतलब समझा दूं थोड़ा सा, आपको आइडिया भी हो जाएगा इसका। 2 मीन्स जो 2x3 है, 2 मीन्स परफॉर्मेंस, 3 मीन्स पोटेंशियल। पोटेंशियल में आउट क्लास है, परफॉर्मेंस में कमी है। मैं टेक्निकल काम सिखा दूंगा, मूव करा दूंगा, बिल्कुल सही है जी। दूसरा मेरे पास है 3x2, परफॉर्मेंस बहुत हाई है, पोटेंशियल 2 है, which is easier box to move 3x3। इन दोनों में easier कौन होगा? 2/3 और 3/3 में से 2x3 में से और 3x2 में से, जिसको आप लेके जाना चाहते हैं, आप अपना, जिसका पोटेंशियल ज़्यादा है, जिसका पोटेंशियल ज्यादा है। बिकॉज वो आपके पास कम टाइम के अंदर जल्दी ग्रैब कर लेगा चीज़ें, अपनी परफॉर्मेंस अच्छी देना शुरू कर देगा। जिसका पोटेंशियल कम है और परफॉर्मेंस ज़्यादा है, उसको पोटेंशियल बढ़ाने में टाइम लगेगा। तो ये बात मानते हैं कि बिहेवियर ठीक करने के लिए सालों लग जाते हैं, परफॉर्मेंस KPI को सुधारने के लिए थोड़े से अरसे की देरी है। जबरदस्ती आइए, सब कुछ हो गया, ये सब कुछ काम कर लिया, डेटा भी बन गया, 3x3 मैट्रिक्स भी बन गया। उनमें से हमारे पास समझ लें 4 बॉक्सेस के जो लोग हैं वो रेडी टू मूव टू नेक्स्ट पोजीशन है, जिसको मैं अपनी नंबरिंग में बोलूँगा, फिर आप बता दीजिएगा। 2x2 है, जिसका मॉडरेट पोटेंशियल है, और उसका जो है ना मॉडरेट उसकी परफॉर्मेंस है 2x2। फिर 2x3 वाला है, और 3x2 वाला है, और 3x3 वाला है। ये 4 जो बॉक्सेस है ना, यही काम के, बाकियों पे हम काम करते रहेंगे। उसको भी हम LND को दे दे, LND तेरा काम है भाई, इनकी डेटा वेटा निकाल सको। 4 को ना आपको सक्सेसर पे काम करना है। मुझे सबसे पहले बताएं, व्हाट डू यू मीन बाय सक्सेशन मैनेजमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय सक्सेशन प्लानिंग, देन इन चारों पे हम बात करते हैं। ओवर टू यू सर। सक्सेशन प्लानिंग देखें इज़ अ प्रोसेस जिसमें आप अपना इंटरनल रिसोर्स को यूटिलाइज करके प्लेस कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर। ठीक है जी, अभी आप जो ब्रेन ड्रेन के हमने इससे पहले वाले सेक्शन बात की थी, जब आपका ब्रेन ड्रेन हो रहा है तो आपको अब सक्सेशन प्लानिंग अगर आपने प्रॉपरली अपनी ऑर्गेनाइजेशन में की हुई है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि जी अब मेरे पास रिप्लेसमेंट कहाँ है।
और रिप्लेसमेंट कौन है। अगर आपने वो नंबरिंग करके और उसको प्रॉपर फ्यूचर को पार्क किया हुआ है, ट्रेन अपने टैलेंट को पार्क किया हुआ है, तो डेफिनेटली वो आपके पास इस वक्त सक्सेशन प्लानिंग के लिहाज से मौजूद है सक्सेस। तो अब आपके जो 4 बॉक्सेस वाले जो लोग हैं, अब इन पे ही आपने फ़ोकस रखना है ज़्यादा, क्योंकि आपने बाकी बॉक्सेस वाले को तो ट्रेनिंग को दे दिया, ये R&D को दे दिया जी, आप उसको करते रहें, और जो दूसरे स्टार परफॉर्मर थे उनको आपने प्लेस भी कर दिया है। प्लेस भी कर डेफिनेटली ये 4 वो फ़ोकस लोग हैं जिनको आपने फ्यूचर के लिए रिटेन भी करना है और इनको फ्यूचर के लिए आपने डेवलप करना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन लोगों को मुझे कहीं ना कहीं इंटीग्रेट करना पड़ेगा अगेंस्ट द क्रिटिकल पोजीशंस, आपके पास कोई सोल्यूशन है हाउ टू आइडेंटिफाई क्रिटिकल पोजीशंस and how to identify critical position, map the critical positions to upcoming talent pipeline? इसका आपके पास कोई टूल, कोई सवाल, इसका कोई जवाब हो तो वो हमें बता दें। क्रिटिकल पोजीशंस आइडेंटिफाई आप कैसे करेंगे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करके कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्टेक कितना बड़ा है, तो आप क्रिटिकलिटी आप देख लेंगे पोजीशन की कितनी है या नहीं है। अब आप उसको उस वाले टैलेंट के साथ आपको क्या करना है। ये जो टैलेंट पूल मैंने बनाया है 2x2, 3x2, 2x3, 3x3, डेफिनेटली उसको हमने एक बात की कि हम उसको रिवॉर्ड करेंगे, बिल्कुल सही। उसको हम ट्रेन करेंगे फॉर फ्यूचर और डेवलप करेंगे आप उसको फ्यूचर पोजीशन के लिए। और आपको अब मिस्टर ए जो आपका इस वक्त छोड़कर जा चुका है, आप फ्यूचर में कोई और मिस्टर ए छोड़कर ना जाए, आप उसके लिए उसको यूटिलाइज करें। जबरदस्त, और चला जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर चला जाए तो आपका ये पुल तैयार है, क्योंकि अगर आपने इसको ऊपर लेके नहीं आया तो डेफिनेटली आपने ही इसके लिए जगह बनानी है, अदरवाइज ही विल लीव। और तो इसका मतलब ब्रेन ड्रेन हो, कोविड हो, लोग छोड़ के चले जाएं, इनसेन हो जाए, या गॉड फॉरबिड उनकी डेथ हो जाए, आपको लोगों की वजह से परेशान नहीं रहना। आपका टैलेंट इतना रेडी होना चाहिए कि कभी भी क्राइसिस सिचुएशन आ जाए, वो जो पूल बैठा हुआ है पीछे वो टेकअप कर दे, आप लोगों की वजह से परेशान ना हो। आइए जी, एक और चीज़ पे हम बात करते हैं। क्या आपने अपने कभी भी इतने बड़े करियर में सक्सेशन प्लानिंग को ट्रेडिशनली या फिर मॉडर्न तरीके से, या फिर जो टॉप मैनेजमेंट कहती रही है वैसे मैनेज किया है, या फिर कोई चीज़ आपके माइंड में है या एस्पायर कर रहे हैं कि इस तरह का सक्सेशन प्लानिंग बने ना, क्या ही बात हो जाए? इसके बारे में बात करते देखिए, टूल्स और मेथोडोलॉजी तो बहुत सारी हैं और जो कि अडॉप्ट भी करनी चाहिए, बट एक होती है आपकी गट फीलिंग। जो आप टैलेंट आइडेंटिफाई करते हैं कि ये बहुत आगे जाएगा, ये एज अ बीइंग अ ट्रेनर आप बहुत अच्छी तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपकी ट्रेनिंग क्लास के अंदर कि ये जो बच्चा है या ये जो कैंडिडेट मेरे पास इस वक्त बैठा हुआ है, ये मेरा कौन सा परफॉर्मर है और ये जाके वाकई इंप्लीमेंट करेगा इस ट्रेनिंग ये पता ना भी चले, मैं बता दें किस तरह का आदमी है। किस तरह का आदमी है। तो ये जाके आइडेंटिफाई अपना इम्प्लीमेंट भी करेगा ये वाली ट्रेनिंग जो पूरा दिन आप उसके साथ कर रहे हैं, या फिर ये बस ऐसे ही खा पी के और अपना निकल जाएगा। बिल्कुल सही। तो आपकी जो गट फीलिंग है वो आपको बताती है। ट्रेडिशनल मेथड तो यही है कि आप उसको ट्रेनिंग प्लान पे डालें, आप उसको फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए डालें, आप उसको प्रॉपर जो 9 बॉक्स ग्रेडर्स का डालें, उसके बाद उसको प्लेस करके आगे आगे ग्रेजुअली उसको मूव करवाएं, आगे रिवॉर्ड करें। डेफिनेटली बिल्कुल सही। बट आपको एक फील हो जाता है कि आपकी टीम के अंदर, लेट्स से आपके पास 4 लोगों की टीम है, वो आपके पास कौन सा टैलेंट है जो कि उन तीनों या चारों लोगों का काम कर सकता है इन फ्यूचर। अब आप उसकी जॉब रोटेशन करें एंड डेफिनेटली आपको उसको एक काम है, अगर वो एक्सपर्ट हो गया और उसके बाद आप उसका कंफर्ट जोन आ गया, नाउ आप उसको मूव कर दें। कंफर्ट जोन बनने से पहले दूसरा काम दे दे, सर सक्सेशन प्लानिंग करने के लिए तैयार हूँ, पॉलिसी बना दी, मैनेजमेंट से अप्रूवल भी लेकर आया। नीचे वाले सर मैं क्या बताऊं, मतलब एक नहीं 2-4 कंपनियों का क्या रेफरेंस दूं मैं आपको। वो कहते तुम सिखाओगे, मैं फला का सक्सेसर हूं। वो चेंज को एक्सेप्ट ही नहीं करते। दूसरा, कल का लड़का जिसको खुद नहीं पता कि ये कपड़ा कैसे बनता है, प्रोडक्ट कैसे बनती है, मशीन में कभी खड़ा होके काम नहीं किया, वो हमें बताएगा हमारा सक्सेसर कौन होगा। पहले टेक्निकल काम जाके सीखो। इस मेंटेलिटी का जवाब देते तो मैं कहूँगा क्या उधम हो जाएगा सर। इस मेंटेलिटी से अब नहीं लड़ सकते। बहुत मुश्किल काम कर लिया है। ये मैं समझता हूँ कि इस मेंटेलिटी का कोई तो जवाब होना चाहिए, पर मैं अपने तजुर्बे आपसे शेयर करूँगा। देखिए, ग्रेजुअली चेंज आ रहा है। डेफिनेटली जो आपके पास जेन वाई थे, उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता आने के बाद मिलेनियल्स आ गए। मिलेनियल्स के बाद अब जेन जी आपके पास इस वक्त वर्कफोर्स तैयार है, जो कि बहुत ज़्यादा फ्रीलांसिंग और अल्फ़ा तो आपके कंट्रोल में ही नहीं होगा ना। मतलब आप सोच सकते हैं कि वो हमारे साथ क्या कर रहा होगा जेन जी और मिलेनियल्स के साथ के बाद। जो जेन जी मिलेनियल्स के साथ कर रहे हैं, वो अल्फ़ा जो है ना, वो जेन जी के साथ और उसके साथ बुरा हाल कर रहा होगा।
तो डेफिनेटली आपके पास चेंज ऐसा ऐसा आ रहा है और विलिंगनेस आ रही है। पहले आपके पास जो कीपैड वाले लोग फ़ोन यूज़ करते थे, अब हमारे पास जो हमारे ओल्ड एज पीपल हैं उनके पास भी स्मार्टफोन और वो वाली चीज़ होती है, एक्सेप्टेंस आ गई है। और एक्सेप्टेंस इसलिए आई है कि नीड ऑफ टाइम। आहिस्ता आहिस्ता कोविड के अंदर भी आप जाते थे, आप मास्क लगाए बगैर नहीं जा सकते थे ना, जिसको अच्छा लगे बुरा लगे मास्क लगा के ही जाना। इसी तरह अगर आपको यूट्यूब, स्मार्टफोन, आपको सोशल मीडिया यूज़ करना है तो कीपैड वाले फ़ोन में तो यूज़ नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, बिल्कुल सही। सिमिलरली आपको जब आप टैलेंट को आपने पार्क कर लिया और आपको अब टैलेंट पार करने के बाद आपको अब टैलेंट मैनेजमेंट करनी है, करनी तो डेफिनेटली बड़े को छोटे से सीखना पड़ेगा। पड़ेगा, जबरदस्त। सक्सेशन प्लानिंग, वो अल्लामा इकबाल का जो शेर, खिरत को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर, जबरदस्त। तो वो वाला काम। मैं चाहूंगा थोड़ा स्लो मोशन में, बड़ा जबरदस्त। खिरत को गुलामी से आज़ाद कर, खैरत को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। जवानों को पीरों का उस्ताद कर। ये जब मामला जब हमारे पास आ जाएगा ना, तो हम बहुत अच्छे से सक्सेशन प्लानिंग और टैलेंट मैनेजमेंट को समझ सकेंगे। एक्सेलेंट। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, सक्सेशन प्लानिंग कॉस्ट है, इन्वेस्टमेंट है, या अंधाधुन अभी खर्चा करो बाद में देखेंगे? व्हाट इज इट फॉर यू? मैं कहूँगा इसको इन्वेस्टमेंट है। कितनी ना कॉस्ट है, ना अंधाधुन खर्चा है, और ऐसा भी नहीं करें कि आप इसमें अंधाधुन खर्चा करें। डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट है। आपके पास 1 to 3 ईयर्स तक के लिए सक्सेशन प्लानिंग होनी चाहिए, बिकॉज़ अगर आप थर्ड ईयर पर पहुँचे हुए हैं और आपका सक्सेसर रेडी है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे नेक्स्ट? फिर आप नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग कर रहे होंगे। तो ये आप 1 to 3 अगर आप उसको लॉन्ग टर्म में चले जाएंगे तो डेफिनेटली 1 to 3 ईयर्स के अंदर अंदर आप। और अगर सक्सेसर वाली कहानी मैंने टॉप मैनेजमेंट से प्रूव करवा के नीचे समझा दी, तो इसका मतलब मैंने एक रिटेंशन टूल बना दिया। बिल्कुल। अच्छा टैलेंट रुके, जो इनकॉम्पिटेंट या इनकैपेबल है अभी भी वक्त पर सुधर जाए, जो अभी भी विलिंग और स्किल के कॉम्बो को नहीं समझ रहा, उसके पास एक और मौका है PIP के फॉर्म में। ये सारे मनाजिर हमने ऐसे जब आप बोल रहे थे हम देख रहे थे आप क्या कर रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त लगा जी। वी टॉक्ड अबाउट ब्रेन ड्रेन, वी टॉक्ड अबाउट टैलेंट मैनेजमेंट and one of the super duper 9 box grid, and we talked about succession planning as well. मैं चाहूँगा कि आखिरी मैसेज जैसे शेर व शायरी आप करते हैं उसी अंदाज में, या कोई कोटेशन हो उसी अंदाज में, या वॉट एवर एक्सपीरियंस यू हैव, ताकि हम इस शो को इख्ताम पे ले आए। अच्छा जी, लास्ट क्लोजिंग रिमार्क्स ये है कि हमें HR डिपार्टमेंट को लोगों के साथ ही काम करना है, लोगों के लिए ही काम करना है। तो आपके पास ब्रेन ड्रेन हो, आपके पास कोई भी मुसीबत आ जाए तो आपको परेशान नहीं होना है। So HR is basically a super duper advocate for employees and employer। वो बीच का नहीं है, दोनों का वकील है। दोनों के ही। और HR का जो मेन काम है वो बेसिकली ब्रिजिंग प्रोवाइड करना बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर, तो डेफिनेटली वो तो कोर काम है ही। तो आप उसको रिवॉर्ड करें, आप उसको रिटेन करें, डेफिनेटली आपके पास रिटेन होगा अगर आप अच्छा रिवॉर्ड करेंगे। तो अच्छा रिवॉर्ड नहीं करेंगे तो वो आपके पास से या दूसरी कंपनी में जाएगा या फिर बाहर चला जाएगा। Absolutely. Thank you very much, Danish Saab, and thank you very much, Time Tracks, for providing amazing guest on the topic succession planning, succession management. Especially, it's a talent management tool. Time Tracks के पास भी एक ज़बरदस्त टूल है जो 9 box grid, जो performance management KPI के साथ लिंक है. If you want to work with them, call them up right now, and trust me, you will get amazing feedback from those as well. तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और दानिश साहब से अगर बात करना चाहते हैं इनकी प्रोफाइल पे जाके सर्च करें। एंड यू नीड टू कनेक्ट सच अ ग्रेट प्रोफेशनल्स, who are always ready to help you out. Thank you very much. God bless you.